गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिविक्स में लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 है ग्रामीण जीवन एवं समाज। सन 1757 ईस्वी ने प्लासी युद्ध में भारत के राजनीतिक हालातों पर गहरा प्रभाव डाला। इस युद्ध की सफलता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी बना दिया। कंपनी ने बंगाल के अपने राजनीतिक नियंत्रण का पूर्ण लाभ उठाया और संपूर्ण भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया। इस युद्ध से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए सोना और चांदी के सिक्के इंग्लैंड से मंगाने पड़ते थे, परंतु अब वह बंगाल से प्राप्त होने वाली आय को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में निवेश कर सकती थी, जिससे उसकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग संपूर्ण तानाशाही अर्थों में किया। उसने बंगाल के बुनकरों को इस बात के लिए बाध्य मतलब विवश किया कि ये उसे यानी कि कंपनी को अपने उत्पाद सस्ते और अपनी मर्जी की कीमतों पर बेचें। इससे भारतीय बुनकरों को लाभ के स्थान पर हानि होने लगी। कंपनी ने इसके अतिरिक्त उनके कार्य करने के लिए पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। भारतीय उत्पादकों को अपना माल बेचने से मना कर दिया और उन्हें कहा गया कि वे अपना सारा माल केवल कंपनी को ही बेच सकते हैं। इस प्रकार कंपनी ने अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के मार्ग में भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को पूरी तरह से हटा दिया, ताकि उनके द्वारा बंगाल के शिल्पकारों को ऊंचे मूल्यों या मजदूरी देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई इस प्रकार की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से मजदूरी देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई इस प्रकार की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। अब इस अर्थव्यवस्था की संरचना एवं प्राकृतिक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर आधारित थी, उसी के अनुसार संचालित भी होती थी। अब हम पढ़ेंगे भूमि संबंधी नीतियां, यानी कि भूमि संबंधी अंग्रेजों ने क्या क्या नीतियां बनाई। अंग्रेजों द्वारा विभिन्न प्रांतों में भूमि संबंधी ऐसी नीतियां अपनाई गई जिसके कारण किसान तो किसान बल्कि जमींदार भी शोचनीय हालत का शिकार हो गए। ब्रिटिश का शासन में भारतीय कृषि का व्यापारीकरण होने से भारतीय उद्योगों को पोषित होने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिक विकास ब्रिटेन में फ्रांस, बेल्जियम व अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले नाम मात्र का भी नहीं था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद अनेक सूती कपड़ा मिलें एक के बाद एक विकसित हो गई तथा उनके लिए प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी। इन मिलों को इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक बड़े प्रयास किए। परिणाम स्वरूप भारत में कपास उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हुई तथा समय के साथ साथ कपास का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा। भारत में चाय, नील और कॉफ़ी के उत्पादन में विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि विदेशी व्यापारिक बाजार में इनकी बहुत मांग थी। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नवीन भूमिकर प्रणाली साहूकार के लिए बहुत मददगार सिद्ध हुई। ब्रिटिश काल से पूर्व साहूकार ग्राम समुदाय पर पूर्ण रूप से आश्रित होता था। अंग्रेजों ने अपनी कर प्रणाली के द्वारा भूमि को एक हस्तांतरित वस्तु बना दिया था, जिसके कारण साहूकार के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर अधिकार करना संभव हो गया। इनसे साहूकार दूसरों की भूमि को हथियाने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि अधिकांश किसान गरीब, अनपढ़ और कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते थे। 19वीं शताब्दी के समाप्त होने तक गांव में रहने वाले लोगों की दरिद्र स्थिति के प्रमुख कारण बन गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अभिशाप के समान थे।
कंपनी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय आय की विशेष आवश्यकता थी। इसकी आय के अतिरिक्त राशि उनकी आवश्यकताओं में अनुपात में बढ़ी। इस तरह बंगाल में एक नई भूमि कर प्रणाली की स्थापना की गई। सन 1795 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त नामक प्रणाली की स्थापना की गई। उसने भूमि कर को स्थिर करने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लागू की गई इस प्रणाली के तहत जमींदारों को मालिकाना हक दिए गए तथा वे भूमि के स्थायी मालिक बन गए। बाद में ब्रिटिश के सबसे विश्वास पात्र समर्थक अथवा हिमायती बन गए। भूमि कर एकत्र करने की सभी प्रणालियां इतनी अधिक अत्याचारपूर्ण थी कि किसानों की मुसीबतें बहुत अधिक बढ़ गई। जमींदार वर्ग ने भी किसानों का सर्वनाश करने में योगदान दिया। जमींदार भूमि के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। अत्याचारपूर्ण भूमि कर व्यवस्था के कारण किसानों को जमींदारों और साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। जब किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण निश्चित तिथि पर भूमि कर अदा करने में स्वयं को असमर्थ पाते थे, तब उनके पास अपनी भूमि को बेचने अथवा गिरवी रखने के सिवा कोई अन्य रास्ता ना बचता। एक समय बाद उनके द्वारा अपने संकट के समय में गिरवी रखी गई भूमि ने उन्हें भूमिहीन बनाने में विशेष योग दिया। इस प्रकार कृषि का खास पतन हुआ। भारतीय सरकार किसानों में अंग्रेजों की शासन प्रणाली विशेषकर उनकी भूमि संबंधी नीतियों के प्रति गहरा असंतोष था, क्योंकि यह नीतियां किसी भी प्रकार से उनके लिए उपयोगी नहीं थी। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों की कीमत पर विस्तार एवं समृद्धि प्राप्त करना। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भूमि कर नीतियों ने भारतीय किसानों और जमींदारों को पूर्णतः बर्बाद कर दिया। इन नीतियों फलस्वरूप किसान निरंतर शोचनीय दशा के शिकार हुए, जिसके फलस्वरूप वे पलायन के लिए विवश हो गए। इस पलायन ने संपूर्ण गांव का वृहद स्तर पर विनाश किया और भारत को एक निर्धन देश बना दिया। ग्रामीण क्षेत्रों की तहत ही भारत के जनजातीय क्षेत्रों में भी अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण किया और प्रशासनिक विस्तार किया। इसके फलस्वरूप जनजातीय लोगों का वृहद पैमाने पर शोषण हुआ, जिससे उन्होंने विद्रोह रखने के लिए प्रेरित किया। इसी के कारण भारतीय परिवारों को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी असमर्थ कर दिया। इस तरह लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। किसान पूर्ण रूप से कर्ज के जाल में फंस गए। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू संबंधी नीतियों ने इन सबसे संपन्न राज्य का सर्वनाश कर दिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए अधिकांश पौधारोपण क्षेत्रों और बागानों पर सिर्फ उन्हीं का नियंत्रण था। चाय, नील, कॉफ़ी के अतिरिक्त अंग्रेजों ने अन्य फसलों जैसे जूट के विकास में अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में जूट से बनी वस्तुओं की भारी मांग थी। इसके विपरीत सामान्य भारतीय कृषक पर इसका व्यापारीकरण का नकारात्मक प्रभाव हुआ, जिससे अधिकांश भारतीय कृषक बुरी तरह आक्रोशित हो गए। नव भू स्वामित्व का उदय। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रथम कुछ दशक बंगाल और मद्रास प्रांत में पुरानी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साक्षी रहे। सन 1815 ईस्वी तक बंगाल की लगभग आधी भू संपत्ति उन जमींदारों के हाथों से निकल गई जो गांव में रहते थे तथा जो अपना काश्तकारों, व्यापारिक एवं धनाढ्य वर्गों को सम्मान देते थे। अनेक भूस्वामी किसानों और अधिभोग काश्तकारों के पास अपनी जोत के स्थायी मालिकाना आयकर थे, इसलिए उन्हें भूमि को स्वयं बोने के बजाय उसे अत्यधिक दरों पर ठेके पर देना लाभप्रद समझा। अतः भू स्वामित्व न केवल जमींदारी प्रथा वाले क्षेत्रों में बल्कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी भू संबंधों की प्रमुख विशेषता बन गया।
जब समस्त विश्व में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तो कृषि क्षेत्र में क्रांति आई, तब भारतीय कृषि क्षेत्र निष्क्रिय ही रहा। नील की खेती करने वाले अपनी जातियों के कारण बदनाम थे, क्योंकि वह किसानों को नील की खेती करने के लिए बलपूर्वक विवश करते थे। उनके इन अत्याचारों को सन 1860 में बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में जीवंतता से प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश शासन के विरोध। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के विरोध क्या क्या हुआ। सन 1765 और 1865 के मध्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय लोगों ने अंग्रेजों की कटुतापूर्ण नीति के विरुद्ध विद्रोह किए। इन विद्रोह में किसानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कड़ी में प्रथम शक्तिशाली विद्रोह बंगाल में राजा की विजय के पश्चात हुआ, जब विद्रोह करने वाले अधिकांश व्यक्ति किसान थे, जिन्होंने अपने आप को सेना के रूप में संगठित कर लिया था। जनजातीय विद्रोह। इस काल में अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। इसमें से कुछ विद्रोह थे भील का विद्रोह, जो कि मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में, कोल विद्रोह बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में, गोंडों तथा खोड़ों का विद्रोह उड़ीसा, कोली विद्रोह महाराष्ट्र, मेणों का विद्रोह राजस्थान, सांथल विद्रोह बिहार एवं बंगाल। उत्तर पूर्वी भारत में भी अनेक जनजातीय विरोध हुए, जैसे खासी लोगों द्वारा किया गया विद्रोह, जिसका नेतृत्व तिरोत सिंह ने किया था। इसमें से अनेक विद्रोह ऐसे थे जो लगातार कई वर्षों तक चलते रहे। उदाहरण के लिए भीलों के एक विद्रोह सन 1817 में प्रारंभ हुआ तथा सन 1831 तक लगातार चलता रहा। बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडा विद्रोह हुआ। यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। सन 1890 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कुचल दिया गया। बिरसा मुंडा को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया, जहां कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा मानना था कि उसे विष देकर मारा गया था। टिकेंद्रजीत ने मणिपुर में अंग्रेजी शासन के विरोध में एक विद्रोह नेतृत्व किया, परंतु अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पा ली थी तथा टिकेंद्रजीत को फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक विलक्षण विद्रोही घटना देखने को मिली। यह था सन 1835 ईस्वी में संथाल विद्रोह। संथाल मूल रूप से उत्तर पूर्व में मानभूमि, बाराभूमि, हजारीबाग, वीरभूमि, मिदनापुर, बंकुरा आदि क्षेत्रों से संबंध रखते थे। ब्रिटिश सरकार की भू कर प्रणाली को लेकर 1893 से सन 1894 तक असोम में मैदानी भागों में श्रृंखलाबद्ध किसान विद्रोह हुए। शिल्प और उद्योग। प्लासी के युद्ध 1757 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, जो वस्तुओं तथा कीमती वस्तुओं जैसे सोना चांदी के बदले विभिन्न प्रकार की भारतीय वस्तु जैसे कपड़ा, मसाले आदि प्राप्त करती थी और फिर इन वस्तुओं को विदेशी व्यापार में बेचकर लाभ अर्जित करती थी। बंगाल पर कब्जे के पश्चात इस स्थिति का आमूलचूल परिवर्तन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रयोग अपने व्यापारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया। उसने बुनकरों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे अपने उत्पाद बहुत सस्ती दरों पर अथवा अंग्रेजों द्वारा निर्धारित दामों पर ही बेचें। इससे कारीगरों को भारी हानि उठानी पड़ती थी, जिसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा। भारतीय कारीगरों को कार्य करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। इसके कारण भारतीय बुनकरों को कच्चा कपास प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक मूल्य चुकाना पड़ता था, जिसके कारण भारतीय बुनकर उद्योग पराभव की ओर अग्रसर होने लगा। इसी नीति को आगे जारी रखते हुए अंग्रेजों ने भारतीय कपड़े के इंग्लैंड में प्रवेश के लिए
भारी कर लगा दिया, जिसके कारण भारतीय कपड़ा महंगा हो गया और भारतीय बुनकरों को प्राप्त होने वाला लाभ काफ़ी मात्रा में घट गया। इन सभी का भारत के हस्तशिल्प पर गंभीर प्रभाव पड़ा और शताब्दी तथा विश्व में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त भारतीय हस्तशिल्प लगातार पिछड़ने लगा। भारत में अधिकांश वस्तुएं अपने पारंपरिक तरीकों से हाथों से बनाई जाती थी, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं का मूल्य कुछ अधिक होता था। इसके विपरीत ब्रिटेन में वस्तुएं भाप चलित मशीनों से बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी, जिससे उनका मूल्य भारत की वस्तुओं की तुलना में कम होता था। ये मशीन निर्मित वस्तुएं जब भारत के बाजारों में पहुंची तो उन्होंने महंगी भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। ऐसा होने से भारतीय शिल्प को भारी हानि उठानी पड़ी, जिससे सूती वस्त्र उद्योग बर्बाद हो गया और इसमें लगे हुए अधिकतर कारीगर बेकार हो गए और कृषि की ओर मुड़ गए। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योगों जैसे लोहा, कांच, धातु रंजक बर्तन, कागज, जलयान निर्माण तथा तेल आदि उद्योग भी अत्यंत शोचनीय स्थिति में थे। भारतीय हस्तशिल्प की बर्बादी उन कस्बों या शहरों में स्पष्ट परिलक्षित हुई जो अपने उत्पादों के लिए विख्यात थे। अनेक शहर जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि औद्योगिक रूप से संपन्न थे तथा उनमें घनी जनसंख्या निवास करती थी। वे धीरे धीरे जनसंख्या विहीन तथा वीरान होकर रह गए। कृषि पर निर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करना ही उनके पास एकमात्र साधन था। इस तरह कृषि क्षेत्र जो पहले से ही घनी जनसंख्या के बोझ तले दबा था, अब उस पर और अधिक भार बढ़ गया। ग्रामीण व्यवस्था का धीरे धीरे विनाश हो जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और घरेलू उद्योगों के बीच का संयोजन टूट गया, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विनाश हो गया। भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात के अतिरिक्त अब विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे कपास, रेशम आदि के निर्यात के लिए भी भरपूर जोर दिया जाता था, क्योंकि इसे कच्चे माल को ब्रिटेन के उद्योगों को बहुत आवश्यकता थी। बागानों से संबंधित उत्पाद जैसे नील, चाय आदि का निर्यात भी होता था। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर भारत से खाद्यान्न भी ब्रिटेन भेजा जाता था। धन का दोहन। अंग्रेजों ने भारत की धन संपदा और संसाधन को बड़े पैमाने पर ब्रिटेन भेजा, जिसका अधिकांश भाग किसी भी सूरत में भारत लौटकर नहीं आया। अंग्रेज अपने शासनकाल के प्रारंभ से अंत तक केवल विदेशी ही बने रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत सरकार का नियंत्रण भी एक ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा किया गया जो व्यापार के उद्देश्य से ही बनी थी और जिसका नियंत्रण व्यापारियों के हाथों में था। धन के दोहन की यह प्रक्रिया 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई, जब कंपनी के कर्मचारियों ने जबरदस्ती साहूकारों, सेठों, जमींदारों और व्यापारी से धन ऐंठना आरंभ कर दिया और उससे ब्रिटेन भेजना आरंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भत्ते और इंग्लैंड लौटने के पश्चात पेंशन भी भारत से प्राप्त आय से ही दी जाती थी। अंग्रेज प्रतिवर्ष लाखों पाउंड की धनराशि भारत से इंग्लैंड भेजते थे। भारतीय विद्वानों जैसे कि दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त और महादेव गोविंद राणा डे ने धन के इस दोहन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके बताया कि कच्चे माल, लाभ, उपहार और प्रशासनिक खर्च के रूप में भारी मात्रा में भारी धनराशि इंग्लैंड भेजी जाती थी, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। एक अनुमान के अनुसार कंपनी के सेवकों द्वारा सन 1757 और सन 1765 के मध्य लगभग 60 लाख पाउंड की धनराशि भारत से इंग्लैंड भेजी गई, जो किसी भी रूप में भारत लौटकर नहीं आई। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।